नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात महाराष्ट्र की, जहां साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। जाहिर है कि इससे पहले यहां की राजनीति गरमाई हुई है, खासकर महाविकास आघाड़ी में, जहां आज तीनों घटकों की बैठक हो रही है। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी की, जिसमें उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कह दिया है कि सीएम नाम सामने रखा जाए। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो नाम तय होगा वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन क्या सब ये इतना सरल है? तो आगे भी हम बढ़ेंगे और वो ग्राउंड रिपोर्ट भी देखेंगे, बात भी करेंगे। मुझे बताया जा रहा है हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, तो जो ये बैठक हुई, अब तस्वीरें भी हम देख सकते हैं, क्या कुछ खास हुआ उसमें? उद्धव के बयान से भी उसका क्या असर? जी देखिए दीदी, मुख्य तौर पर अगर इसका मतलब निकालने की कोशिश करें तो खास तौर पर उद्धव ठाकरे ने आज इस ज्वाइंट रैली के जरिए दोनों ही जो उनके अलायंस पार्टनर है एनसीपी और कांग्रेस, इन दोनों के पाले में मुख्यमंत्री पद की गेंद जो है वो डाल दी और दबाव बनाने की कोशिश की है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो अलायंस तय करे। दरअसल शिवसेना की जो राजनीति रही है, शिवसेना पहले से जो दिल्ली दौरा उद्धव ठाकरे ने किया था, उस वक्त भी हमने एक खबर दिखाई थी कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कोई चेहरे के साथ चुनाव में जाया जाए जिससे कि फायदा मिल सके। और उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि केंद्र में अगर हम राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे के नाम पर हामी भरनी चाहिए, उनको चेहरा बनाना चाहिए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि फिलहाल पत्ते तो कोई कांग्रेस ने खोले नहीं है। नाना पटोले जो प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा है कि इस मुद्दे की जो बात है वो केंद्रीय स्तर पर तय होगा। फिलहाल इस पर कोई भी कांग्रेस पार्टी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। तो इनफाइटिंग दोनों तीनों पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही है। अब इसको आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा बढ़ती है या इस पर पर्दा डाला जाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल रौनक, क्या जो जल्दबाजी हो रही है, क्या उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से मुख्यमंत्री पद पे नाम देने की? कांग्रेस की हमेशा से कथित तौर पे नीति ये रही है कि जिसके जितने जो विधायक हैं जीत कर आएंगे उसके बाद तय होगा। तो ऐसे में क्या ये जल्दबाजी देखी जा रही है, जल्दबाजी के तौर पर शिवसेना गुट की में? आज देखिए दीदी जी, ये अगर देखें तो ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का कदम जो है वो शिवसेना यूबीटी उठाती हुई दिख रही है। इस तरह के परिणाम लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में देखने को मिले। कम सीटें लड़ने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती। ऐसे में उद्धव ठाकरे को निश्चित तौर पर इस बात का अंदेशा है कि कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में भी उनके बनाम अच्छा प्रदर्शन जो है वो रह सकता है, उनकी सीटें भी ज्यादा आ सकती है। लेकिन अगर ये पहले ही तय कर लिया जाए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, कौन किसके विधायक जीत के आते उसका मुख्यमंत्री होगा, ये फॉर्मूला ना करते हुए ये पहले ही तय कर दिया जाए, तो ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये दबाव जो है बनाया जा रहा है। जी ये कह रहे हैं रणनीति पे जोर बनाया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ बदल भी सकता है? क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह से नतीजे आए थे 2019 में, किस तरह से बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, वो सरकार नहीं बना पाई थी। दूसरे खेमे में क्या हो रहा है, जरा वहां की बताइए, वहां पर किस तरह का हलचल है? जी देखिए, वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है दीदी जी। मुख्य तौर पर अगर महायुति एनडीए गवर्नमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि ये जरूर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसलिए उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला जो है वो तीनों पार्टियों के नेता चुनाव नतीजों के बाद ही तय करेंगे। यानी अभी वहां पर भी स्पष्टता नहीं है। दोनों खेमे में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है मामला फंसा हुआ है। लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने इस दुगली को चलकर अपने अलायंस पार्टनर पर एक अलग तरह का दबाव बना दिया है। बिल्कुल रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक दबाव बनाया है शिवसेना उद्धव गुट ने, और हम देख सकते थे, सुन रहे हैं कि संजय राउत भी कुछ दिनों से ये बात कह रहे हैं। क्या ये माना जाए शिवसेना अपने पास ही ये पद, मुख्यमंत्री पद रखना चाहती है? क्योंकि अब हाल में महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्रियों की भी परंपरा चली है। तो क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, मुख्य तौर पर जिस तरह से मैं कांग्रेस पार्टी को भी महाराष्ट्र में करीब से कवर करता रहा हूँ और शरद पवार भी बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र में, तो स्वाभाविक तौर पर अगर उनकी पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो
मुख्यमंत्री बनने को लेकर कई नेता जो है वो फहरिस्त उनकी तैयार है। ऐसे में वो दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी कि चुनाव के पहले अगर किसी को प्रोजेक्ट कर दिया तो उसका खामियाजा इंटरनल पार्टी में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की मांग को फिलहाल ये दोनों पार्टियां जो है इस पर हामी भरेगी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे निश्चित तौर पर दबाव बनाते रहेंगे। अब क्या इससे गठबंधन के इस पर कोई असर देखने को मिलेगा? क्या इसको लेकर गठबंधन में जो अभी तक अच्छी मजबूती दिख रही थी वो उस पर कोई असर दिखेगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे इसके जरिए अपनी रणनीति जो है वो यहाँ पर चलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे अपनी रणनीति बना रहे। दूसरी तरफ जो एनसीपी गुट है, अगर उसकी बात कर लें, हाल ही में अजीत पवार का बयान आया था कि जिस तरह से बारामती में चुनाव हुए, अपनी पत्नी को उतारना, उन्होंने बोला कि ठीक नहीं था, दुख जताया उसके बारे में। फिर उसके बाद सुप्रिया सुले का भी बयान आया। सुप्रिया सुले ने भी कहा कि तब उन्होंने भी कहा कि अब शायद देर हो गई है। उस खेमे में किस तरह की हलचल है? आज ये जरूर कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते भर से अगर देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोई चर्चा का विषय बना हो तो अजीत पवार के बयान। पहले जिस बयान का जिक्र आपने किया कि उन्होंने ये माना कि सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारना ये मेरी गलती थी, ये उन्होंने माना। और दूसरी, कल उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया कि अगर कार्यकर्ता चाहते हैं कि बारामती से मेरे बेटे जय पवार चुनाव लड़े तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कई बार चुनाव लड़ चुका हूँ। तो सवाल ये कि क्या अजीत पवार किसी कोई दबाव में है? क्या अजीत पवार को डर सता रहा है कि वो बारामती से उनकी सीट जो है वो जा सकती है, इसलिए वो अपने बेटे को वहां से उतारने की बात कर रहे हैं? या फिर ये कोई रणनीति है? जो हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अजीत पवार बहुत ही सोचा समझा ये बयान दे रहे हैं। दरअसल अजीत पवार अपनी छवि को बनाए रखना चाहते हैं कि बहुत ही इनोसेंट वो नेता है और अगर कोई गलती हो जाती है तो वो लोगों से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और इसी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। रौनक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर तक हमारा साथ दिया, शुक्रिया इसके लिए। हम साथ साथ हैं, यही संदेश देने के लिए मुंबई के षणमुखानंद हॉल में कांग्रेस, ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के बड़े नेता जुटे। कहने को तो ये महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के पदाधिकारियों का सम्मेलन था, लेकिन इसका असली मकसद अपनी एकता दिखाना था। बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में खींचतान दिख रही थी। इसमें कार्यक्रम के दौरान एक नया मोड़ तब आ गया जब उद्धव ठाकरे ने सीधे कांग्रेस से पूछा कि वो बताए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मैं आज आप सभी के सामने कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान हो या शरद पवार जी, आप आज अभी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। उद्धव ठाकरे को उसे समर्थन होगा। जो अनुभव मुझे सेना बीजेपी की युति में हुआ उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। हम भी बैठकों में तय किया करते थे कि जिसकी सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री, लेकिन इससे होता यह था कि युति की सीटें ज्यादा लाने के बजाय एक दूसरे की सीट गिराने में ज्यादा काम होता था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तय करो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और फिर आगे बढ़ो। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस कार्यक्रम में सीएम पद के चेहरे का ऐलान होगा। बीते चंद दिनों से ठाकरे सेना के सांसद संजय राउत उद्धव ठाकरे को बतौर सीएम के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे थे और ये बात कांग्रेस को नागवार गुजर रही थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने इस मौके पर कहा कि गठबंधन की प्राथमिकता चुनाव में बहुमत हासिल करना है। मुख्यमंत्री तीनों पार्टियों के नेता मिलकर तय करेंगे। या भ्रष्टाचारी सरकारला महाराष्ट्र धर्म और स्वाभिमान बेचने वाले इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है और ईमानदार जनता के लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मेरा और आपका ये काम नहीं है और इसीलिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत वाली सरकार लाने का संकल्प करके हमें आगे बढ़ना होगा। एक बहुमताचं सरकार आणण्याचा संकल्प करून या ठिकाणी तो आपण सगळे जाऊ असा विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करतो। प्रधानमंत्री के राज्यसभा में न जाने और राहुल गांधी को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं पंक्ति में बिठाने की मिसाल देकर शरद पवार ने आरोप लगाया कि संविधान खतरे में है और उसे बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों का साथ रहना जरूरी है। लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला
लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ की भूमिका हमने ली थी, उसमें कुछ हद तक हम कामयाब रहे, लेकिन इसका मतलब संविधान पर जो संकट है वो पूरी तरह से टला, ऐसा नहीं कह सकते। और इसका मुख्य कारण आज देश का कारोबार जिनके हाथ में है, उनका संविधात्मक संस्था और विचारधारा इनके प्रति आस्था ना होने का है। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जैसी रखनी चाहिए, उतनी प्रतिष्ठा देश के विरोधी पक्ष नेता की रखनी चाहिए। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश के विरोधी पक्ष नेता को पिछली पंक्तियों में बिठाया था। राहुल गांधी जी की प्रतिष्ठा रखी जाएगी, ऐसी अपेक्षा रखना भी ठीक नहीं होगा। इसका मुख्य कारण लोकशाही के संस्थानों पर बिल्कुल विश्वास न करने वाले राज्यकर्ता आज देश की सत्ता में बैठे हैं। संविधानात्मक संस्था, विचारधारा आणि चातुर्य यांच्या सवयीचे असणे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहन योजना का जिक्र कई बार कार्यक्रम में हुआ। सभी नेताओं ने अपने पदाधिकारियों से अपील की कि वो लोगों के बीच जाकर उनको समझाए कि महायुति की सरकार अपने पार्टी फंड से महिलाओं को पैसा नहीं दे रही, ये आम लोगों का टैक्स का पैसा है। कहने को तो ये मौका एकता प्रदर्शन का था, लेकिन महाविकास आघाड़ी के दोनों दल मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर आमने सामने आ गए। दरअसल ठाकरे वाली शिवसेना को ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, अगर वैसा ही विधानसभा चुनाव में रहा और अगर इस फॉर्मूले पर अमल किया गया कि जिसके ज़्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री, तो उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद का मामला जो है वो खिसक सकता है। लिहाजा जो फॉर्मूला शिवसेना कभी बीजेपी के साथ अपनाती थी कि केंद्र में बीजेपी और महाराष्ट्र में शिवसेना, उसी तरह से वो चाहती है कि इस विधानसभा चुनाव में ये तय हो जाए कि केंद्र में कांग्रेस लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना होगी, इसलिए वो कांग्रेस पर दबाव बनाती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर और मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारे साथ विजय चोरमारे वरिष्ठ पत्रकार भी महाराष्ट्र से जुड़ गए। विजय जी, आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे। बहरहाल आज जो ये महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई है, इसमें उद्धव ठाकरे ने जो मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान दे दिया है, उससे वाकई में सियासत इस खेमे में गर्मा गई है। कितना असर क्या हो रहा है वहां पर? सही है निधि जी, थोड़ी चुलबुलाहट बढ़ गई महाविकास आघाड़ी के खेमे में, क्योंकि किसी को भी अंदेशा नहीं था कि उद्धव ठाकरे कोई ऐसा दाव फेंक सकते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम जो है वो पहले अनाउंस करे। कोई भी नाम हो मैं उसे सपोर्ट करूंगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से माहौल ऐसा है कि महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी जो है, आघाड़ी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगा, ऐसा एग्रेसिव रोल उद्धव ठाकरे ने शुरू से पिछले कुछ हफ्ते से लिया है। पहले जब शिवसेना कार्यकर्ताओं की रैली थी, उस रैली में उन्होंने डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज दे दिया और कहा कि एक आप रहोगे या नहीं तो मैं रहूंगा। इतना डायरेक्ट चैलेंज दिया। फिर मोदी जी को चैलेंज दिया, मैंने आपको लोकसभा में दिखा दिया है, अब विधानसभा में आ जाओ, बाकी हिसाब पूरा करेंगे। इतनी डायरेक्ट चैलेंज करने की भाषा नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे ने की है, और इतना एग्रेसिव रोल महाविकास आघाड़ी में और कोई नेता नहीं ले सकता। इसलिए पिछले कुछ दिनों से महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व अपने पास ही रहेगा, ऐसी कोशिश उद्धव ठाकरे की गुट की तरफ से चल रही है। संजय राउत अपने हर रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बढ़ावा देते रहे, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर रहेंगे ऐसे कह रहे हैं, मगर कांग्रेस के खेमे से और एनसीपी के खेमे से ये बात कबूल नहीं की जा रही, क्योंकि जब 1995 से महाराष्ट्र जो गठबंधन की राजनीति चलती आ रही है, उस राजनीति में ऐसा है कि गठबंधन के बाद चुनाव होने के बाद जो दल बड़ा, जिसके ज्यादा एमएलए चुन के आएंगे, उसका मुख्यमंत्री रहेगा। यही सूत्र रहा है 2004 साल का एनसीपी का एक जो अपवाद छोड़ के बाकी सब ऐसा चल रहा है। और अब भी कांग्रेस को आशा है कि लोकसभा की तरह उनके भी ज्यादा एमएलए चुन के आ सकते हैं और मुख्यमंत्री पद की जो चांस है वो कांग्रेस को मिल सकता है, इसलिए वो अपने पत्ते आज नहीं खोल रहे। एनसीपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के बारे में कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, मगर उनका भी रोल ऐसा ही रहेगा कि चुनाव के बाद ही नाम तय होगा, जिस पार्टी के ज्यादा एमएलए चुन के आएंगे उनका चीफ मिनिस्टर होगा। इसलिए उद्धव ठाकरे ने आज जो बयान दिया है एमयूए के मीटिंग में,
उससे जरूर महाविकास आघाड़ी की गुट में कोई खलबली मची है। बिल्कुल निधि जी, बिल्कुल चोरमारे जी, जो एक खलबली मची है इस पे पूरे महाराष्ट्र की सियासत पर इसका असर होगा। जो दूसरा खेमा है महायुति, उस पर भी असर होगा। अभी मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े बता रहे थे किस तरह से अजीत पवार ने जो कहा कि दुख है बारामती से चुनाव लड़ने का, अब शायद उन्होंने अपने बेटे का नाम आगे बढ़ाया है, तो वहां पर भी डेवलपमेंट्स काफी हो रहे हैं। किस तरह का वहां पे आप डेवलपमेंट देखते रहे? देखिए निधि जी, महायुति में भी कुछ अच्छी स्थिति ऐसा नहीं है, क्योंकि महायुति कह रहे हैं कि महायुति के नेता खुद देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे, मगर ये नहीं कह रहे कि चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ऐसा नहीं कह रहे। नेतृत्व में चुनाव एकनाथ शिंदे के लड़ेंगे, मगर चीफ मिनिस्टर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन रहेगा, ये महायुति में भी फिक्स नहीं है। मगर बीजेपी के गुट से दावे किए जा रहे हैं कि अगले चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस रहेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। उधर अजीत दादा के गुट के लोग कैंपेन चला रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री अजीत दादा रहेंगे। ये जो स्थिति महाविकास आघाड़ी में है मुख्यमंत्री पद के बारे में, वही स्थिति महायुति के खेमे में है। इससे कोई अलग स्थिति नहीं। कोई एक गुट में कुछ अच्छा चल रहा है और दूसरे गुट में कुछ बुरा हाल है, बुरी हालत है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दूसरी बात आपने जी, अंत में संक्षेप में मैं ये कि जो उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से मुख्यमंत्री पद की बात सामने रख दी है, उनके हौसले बुलंद हो गए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे इस गुट के, लेकिन क्या इसका गलत असर, गलत परिणाम भी पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए निधि जी, महाविकास आघाड़ी में शरद पवार जैसे एक बुजुर्ग नेता है और जिनका शब्द अंतिम रहता है। उद्धव ठाकरे हो या और कोई भी, शरद पवार ऐसे बहुत सारे मसले शरद पवार जी ने हल किए भूतपूर्व में, मगर और आगे भी ये जो मसला है इस पर शरद पवार कोई राह जरूर निकालेंगे, ऐसी आशा महाविकास आघाड़ी के खेमे में दिखती है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े चोरमारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल गरमाई हुई है महाराष्ट्र की सियासत, वहाँ पे साल के अंत तक चुनाव हो जाएंगे, लेकिन आज चुनाव आयोग ने 2 अहम राज्यों के चुनावों का ऐलान कर दिया, खासतौर से जम्मू कश्मीर का। वहाँ पे 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई। जम्मू कश्मीर में 3 दौर में मतदान होगा। आपको याद होगा लोकसभा में 5 दौर में हुआ था, बहुत लंबे चुनाव हो गए थे। तो अब राहत ये है कि 3 दौर में चुनाव होगा, 3 दिन, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को यहाँ पे मतगणना होगी। हरियाणा में भी 1 दौर में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 को दोनों ही के नतीजे सामने आ जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन तारीखों का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली की बात जिस तरह से लोग उठा रहे थे, नेतागण कह रहे थे, तो ये प्रक्रिया वहाँ पे सुचारू रूप से होगी, ये बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। और आइए सुन लेते हैं वहाँ के नेतागण क्या बोल रहे हैं। यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी नज़ीर जानकारी दे रहे हैं, आइए उनके पास चलते हैं। एक इस तारीख का इंतज़ार हर एक को था, ताकि वो भी अपनी तारीख लिखें कि 370 को हटाने के बाद लोग किस तरह की जम्मू कश्मीर में तारीख लिखना चाहते हैं। वो जब 3 फेज़ का इलेक्शन अब शुरू हो रहा है उसमें लिखेंगे, लोग अपना फ़ैसला सुनाएंगे। बेसब्री से लोगों का इंतज़ार था। ये पहला इलेक्शन है
10 साल बाद असम्बली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में, और ये पहला इलेक्शन है जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी है, जो इसका धारा 370 के तहत एक खुसूसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी वो नहीं है। तो उसके बाद पहला इलेक्शन हो रहा है। ये इलेक्शन तब भी हो रहा है कि जब हम एक नई डिलिमिटेशन हुई। कुल मिला के अगर हम पिछला इलेक्शन देखें, कुछ ही महीने पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को 41% वोट मिले थे, बीजेपी को 24% वोट मिले थे, पीडीपी को 8% वोट मिले थे और दूसरे छोटे दलों को भी वोट थोड़ा मिला था। तो इस तरह से ये देखेंगे क्या उस तरह का जो वोट परसेंटेज वो आज सीटों में तब्दील हो सकता है या उसमें बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि परिसीमन जो हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, उससे कहीं जो सियासत की हकीकतें ज़मीन पे बदली हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज के इस ऐलान से जो नोटिफिकेशन जारी की, ऐलान किया, कहीं एक जो डूम्सडे सिचुएशन कह रहे थे कि आतंकी हमले हो रहे हैं, जम्मू आतंक का गढ़ बना है, वहाँ बड़े हमले, इससे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पहले साफ किया था जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे कि कोई भी बाहरी या अंदरूनी ताकत इलेक्शन प्रोसेस को डिरेल नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जब उन्होंने वर्डिक्ट दिया 370 पे, एक डायरेक्शन थी इलेक्शन कमीशन को कि आप 30 सितंबर तक इलेक्शन करें, और डायरेक्शन ये भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्टेटहुड रेस्टोर करें। और बीजेपी से भी हमने हाल ही में बात की, वो भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, बीच में इंटरग्रम रहा बीच में, और स्टेट रहेगा भी आने वाले दिनों में। तो इलेक्शन के साथ साथ यहाँ स्टेटहुड की भी मांग है, कहीं और राइट्स की भी मांग है। लेकिन कुल मिला के जो लोकतंत्र का खिला एक पैदा हुआ था, उससे बिलाखिर पूर्ण किया जा रहा है। और लोगों ने पहले ही कहा कि उनका लोकतंत्र में कितना यकीन है कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला, और ख़ासकर यहाँ वोट की क्यों ज़्यादा अहमियत है जो हमने 1990 से देखा। एक तरफ लोकतंत्र था, दूसरी तरफ मिलिटेंसी या आतंक था। कई हज़ार लोगों ने सिर्फ इसलिए जान दी अपनी कि उन्होंने लोकतंत्र का साथ दिया, आतंक का नहीं दिया, और उसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो अंदाज़ा आप कर सकते हैं ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं वोट के लिए। तो नज़ीर कह रहे हैं कि सामान्य चुनाव नहीं है, वाकई में आतंकवाद का साया रहा है और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये मसला यहाँ पर। हमारी सहयोगी नीता हमारे साथ मौजूद हैं। नीता, एक तरफ ये जम्मू कश्मीर के जो तारीखों का ऐलान हो गया चुनावों के, इसका तो हम स्वागत कर ही रहे हैं, लेकिन हाल में हमने देखा है आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जम्मू के इलाके में भी बढ़ी हैं। क्या असेसमेंट है सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगी और सब ठीक ठाक हो, इसका ध्यान रखा जाएगा? निधि, जम्मू कश्मीर में ये पहली बार नहीं है कि जब चुनाव हो रहे हैं तो इस तरह के हमले हो रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे हिस्ट्री में ले जाऊं तो जब 1990 के दशक में भी चुनाव हुए थे या 2002 में भी जब चुनाव हुए थे तो कालू चक का इंसिडेंट हुआ था। इनफैक्ट जब मैं सीनियर ऑफिसर से बात करती तो उनका कहना है कि जब श्रीनगर में जब पोलिंग हो रही थी तब श्रीनगर में ही इनकाउंटर चल रहा था। तो उसके कंपैरिजन में तो अब 2024 में स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतर है, इसलिए चुनाव ना करवाने की सुरक्षा तो एक वजह नहीं हो सकती थी। हाँ, जहाँ तक असेसमेंट्स का सवाल है, घाटी में जिस तरह से इन्होंने फेज आउट किया, पहला चरण जो है वो घाटी सेंट्रिक है। पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, ये वो इलाके हैं जो गढ़ माने जाते थे आतंक के, ये वो इलाके हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट फेज इसलिए भी करवाया जा रहा है निधि क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो 19 अगस्त को ख़त्म होगी, तो ज़्यादातर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो साउथ ऑफ कश्मीर में होंगी, ज़्यादातर कश्मीर में होंगी। तो यही वजह है कि इन इलाकों में पहले चरण में चुनाव करवाया जा रहा है। दूसरे चरण में श्रीनगर के आसपास लाल चौक का इलाका हो, हजरत बल हो, जडी बल हो, तो इन इलाकों में करवाया जा रहा है। तीसरे चरण में जम्मू के इलाके में करवाया जा रहा है, यानी लास्ट फेज 25 सितंबर में। जैसा कि हम उमर अब्दुल्ला साहब को सुन रहे थे कि काफ़ी पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इलेक्शंस जो है वो वहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया हो। इसके ऊपर जो CEC हैं, चुनाव मुख्य आयोग है, उनका कहना था कि जब लोकसभा के चुनाव अनाउंस किए गए थे तब लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि इतना लंबा चुनाव जो है वो खिंच गया। तो यही वजह है कि 3 फेजेस में ये चुनाव होगा। इससे पहले कि ठंड का समय वहाँ पर आए, उससे पहले ये ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। जम्मू कश्मीर में निधि लगभग 87 लाख वोटर्स है, जिसमें से 20 लाख के आसपास जो हैं वो यंग वोटर्स है, यानी 20 से 29 साल के, और इनमें से 3 लाख ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं।
तो इनके ऊपर दारोमदार ज़्यादा है। जो सारी सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी हों, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दे रही हैं, कह रही हैं कि ये अपना फ्यूचर जो है वो सही तरह से चुने। तो काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जमहूरियत जो है वो वहाँ पे दोबारा से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे पंचायती राज हो या फिर लोकल बॉडीज़ हो, सभी का जो टाइम है वो लैप्स हो चुका है। तो ऐसे में असेंबली चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी था। हालांकि कुछ इस तरह से भी तर्क दिए जा रहे हैं कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़्यादा पावर्स ले ली हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र्स को लेकर हो या फिर नियुक्तियों को लेकर हो, तो उसे लेकर एक अलग जो मुद्दा है वो बहस का मुद्दा है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सभी वेलकम कर रही हैं कि वहाँ पर आखिरकार 10 साल बाद जो हैं वो चुनाव हो रहे हैं। निधि? बिल्कुल नीता, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है, जिस तरह से तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 साल बाद चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो अब ये दारोमदार वहाँ पे राजनीतिक दलों का भी है कि जो ये खुलकर लोकतंत्र वहाँ पर होगा, जिस तरह से वोट पड़ेंगे, चुनाव होंगे, उसमें भागीदारी लें। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भी चुनाव एक फेज में हो रहे हैं, 1 तारीख को हो रहे हैं, 4 को नतीजे आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। हरियाणा में तो 1 फेज में चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होगा। और दोनों प्रदेशों का जो चुनाव का रिजल्ट है, जैसा उन्होंने बताया है कि 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। और उस नाते से अब दोनों प्रदेशों में जो चुनाव हैं वो अपने निश्चित समय पर हो रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं स्वागत करता हूँ इस चुनाव की घोषणा का। और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। तो देश की बात में बात अब कोलकाता की। कोलकाता के जेएम कार अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर देश भर में गुस्सा बना हुआ है। आज डॉक्टर्स ने इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर से केरल तक हर शहर में उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली, मुंबई, उधमपुर, अमरावती, हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर, चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी जैसे कोई शहर अछूता ना हो। All the boys and girls carry pepper spray. That's what I wanted to say. Now I invite बलात्कार से, रेप से, बलात्कार से। और उधर पश्चिम बंगाल में सत्याकांड को लेकर प्रशासन पर कई आरोप लगे। ममता सरकार का कहना है कि कोई कोताही नहीं बरती गई, विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है। ममता बनर्जी ने भी महिला मंत्रियों के साथ आज घटना के विरोध में रैली निकाली। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं तो वहां के हालात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। कोलकाता के आरजी कार अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के जघन्य मामले में शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सड़कों तक लोगों ने जमकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। जहां शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने 14 अगस्त की रात उसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हुई तोड़फोड़ का संज्ञान लेते हुए इस मामले की भी जांच सीबीआई को दी। लेकिन इस मामले में कोलकाता पुलिस को एक बार फिर न्यायालय ने जमकर फटकार लगाया। न्यायालय इस बात से नाराज था कि बार बार ऐसे मामले होने के बावजूद कोलकाता पुलिस ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन का कहीं ना कहीं ठीक से एंटिसिपेशन नहीं किया, जिसके कारण लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इस मामले पर बैकफुट पर है। इसलिए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हर मुद्दे पर अपनी सफाई दी।
लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या ये बलात्कार का मामला है या सामूहिक बलात्कार का, तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अब सारी जांच का जिम्मा सीबीआई के ऊपर है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात स्वीकार की कि अगर सीबीआई को लगता है कि कोलकाता पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच में कुछ भी खामियां हुई हैं या कोई लैप्स हुआ है तो वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो इस मामले पर चौतरफा विरोध और आलोचनाओं का शिकार हो रही हैं, उन्होंने आज कोलकाता में एक पदयात्रा की और फिर उस पदयात्रा के बाद उन्होंने अपने भाषण में इस मुद्दे पर उनकी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में लोगों को न केवल जानकारियां दी, लेकिन एक बार फिर अपने विपक्षी बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए घेरा। हालांकि बीजेपी भी आज सड़कों पर उतरी थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या उतनी नहीं थी, लेकिन उनका रुख इस मुद्दे पर काफ़ी आक्रामक था। उनका कहना है कि भले ही जांच सीबीआई के पाले में हो, लेकिन इस मुद्दे पर जो शुरू में इस मामले को हसप करने की कोशिश की, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि वामपंथी पार्टियों ने भी आज जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कोलकाता शहर में उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान न केवल तृणमूल इस मुद्दे पर जो इस मामले के आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दिलाने के अपने मांग के ऊपर गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन करेगी, बल्कि साथ ही साथ बीजेपी न केवल पश्चिम बंगाल के अंदर बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल कोलकाता के बारे में बता रहे हैं मनीष, लेकिन दिल्ली में भी और लखनऊ में भी क्या इस समय चल रहा है, आइए आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। दिल्ली में डॉक्टर इंडिया गेट की तरफ मार्च कर रहे हैं, इशिका वर्मा वहां पर मौजूद हैं। साथ ही लखनऊ में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, तनिष्क के पास भी चलेंगे। पहले इशिका, आपके पास डॉक्टर्स उस महिला डॉक्टर के लिए न्याय की तो मांग कर ही रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? जी बिल्कुल, पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो तमाम डॉक्टर्स हैं, ये फोडा एसोसिएशन के तरफ से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं और ये इंडिया गेट की तरफ मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स जुटे हुए हैं और हम उन्हीं के पास जाएंगे कि आखिर क्या उनकी जो डिमांड्स है। आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट मार्च कर रही है, उस घटना के बाद अब आप लोगों के मन में क्या डिमांड? पहली बात की रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए और ऐसे ऑन ड्यूटी किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए और रेप तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शी वॉज अ हेल्थ केयर वर्कर एंड प्रोफेशनल सर्विंग फॉर द नेशन एंड टुडे शी हैंग टिल डेथ। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे यहाँ पर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अब जो है डिमांड जो आप लोग कर रहे हैं, सेफ्टी की एक सेंट्रल एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले भी मुलाकात की थी हेल्थ मिनिस्टर से, क्या तभी भी एश्योरेंस नहीं मिला? नहीं, मेन तो ये है कि वो सभी को मालूम है, इतना आवरली बुलेटिन्स आ रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो एक तो जो मेन जो घटना हुई है, एक डॉक्टर, एक रेजिडेंट डॉक्टर आफ्टर who was on 36 hours on duty, she didn't have proper place to use the washroom, and for that she was at 2 o'clock till 2 o'clock at 2 a.m. in the night she had some food, because होता है हम लोगों के साथ ये भी होता है कि कभी कभी तो बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं मिले, टाइम नहीं मिले, और किसी भी टाइम पे आप जा फांसी का गल्प। हाँ, तो सर यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर और भी तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं कि कैसे जो यहाँ पर जो फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मार्च निकाल रही हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस घटना के बाद आप लोगों के मन में कितना डर पैदा हो गया था और अब आप सरकार से क्या गुहार? हम सरकार से क्या कहेंगे, आज तो कुछ किया है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि गुस्सा जो है लोगों में वो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स जो है जुटे हैं, वो लगातार मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। कैंडल लाइट मार्च है और लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं ये सरकार से कि और साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि एक सेंट्रल एक्ट भी लाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल इशिका, गुस्सा जो है डॉक्टर्स का वाकई में परेशान होंगे। तनिष्क के पास चलते। तनिष्क,
आपके आसपास भी डॉक्टर्स मौजूद हैं और उन सब के भी जहन में वही प्रश्न हैं, वही बेचैनियां हैं कि क्यों इस तरह से हादसा हुआ है और हो रहे हैं ऐसे हादसे। क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स आपसे? जी ज़रूर, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है साइलेंस ऑब्ज़र्व किया जा रहा है जो विक्टिम है उनके लिए। आप देख सकते हैं सारे डॉक्टर्स ने जो है यहाँ पर कैंडल जला ली हैं, ग्राफिटीज़ के साथ सब खड़े हैं और सब लोग जो हैं दो मिनट का मौन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मौन धारण किया है इन्होंने। आप देख सकते हैं सामने, जी हाँ, यही डॉक्टर्स हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर 4 सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस जो लखनऊ के हैं वो साथ में आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और वो आए कहाँ हैं? वो आए हैं 1090 चौराहे के ऊपर। ये 1090 चौराहा सिंबॉलिक इसीलिए है क्योंकि जो 1090 हेल्पलाइन नंबर है, जो 1090 वुमेन पावर लाइन नंबर है, वो 2012 में शुरू हुई थी डील करने के लिए वुमेन अट्रॉसिटीज़ के केसेस के साथ, शिकायतों के साथ। तो ये एक सिंबॉलिक ये जगह भी इसलिए चुनी गई है, सबसे बिजीएस्ट क्रॉसिंग माना जाता है लखनऊ का ये 1090 चौराहा। और आप अपने सामने देख सकते हैं कितने सारे सैकड़ों डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कितने सैकड़ों डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने अभी कैंडल जलाई है और सिर्फ एक नहीं 4 मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे जुड़े हुए हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग की मेन डिमांड्स इस वक्त क्या है। अभी तो जो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर साहिबा के साथ हुआ है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और हमारे लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो जिससे कि और डॉक्टर सुरक्षित महसूस करें अपने कार की जगह पे। ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है हमारा। डॉक्टर की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप देख सकते हैं ये जो है सबके जहन में सबसे ज़रूरी बात चल रही है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप अपने सामने देख सकते हैं जो वहाँ पे पिलर है उसके ऊपर एक ग्राफिटी लगाया गया है और काफ़ी सारे यहाँ पे पोस्टर्स हैं और 4 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे जुड़े एक साथ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और सबने अभी अभी कैंडल लाइट करी है। यहाँ से साइलेंट कैंडल लाइट एक छोटा सा मार्च होगा जो इधर होगा 1090 पर। ये सबसे बिजी चौराहा, सबसे बिजी क्रॉसिंग है पूरे लखनऊ की। यहाँ पे लगभग 4 मेडिकल कॉलेजेस मौजूद है और ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि इससे पहले जो है सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं वो अपने कैंपस के आसपास प्रोटेस्ट कर रहे थे। मगर अब सारे कॉलेजेस 4 कॉलेजेस एक साथ आए हैं और इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम और डॉक्टर से बात करना चाहेंगे। ये अभी खैर डॉक्टर अभी इधर बात शायद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये मैं एक बार आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि ये वो सारे डॉक्टर्स हैं जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कम से कम 500 से 600 डॉक्टर्स चारों मेडिकल कॉलेजेस के 1090 चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। जी बिल्कुल तनिष्क, वहाँ से जिस तरह से डॉक्टर्स ने मौन रखा ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम देख सकते हैं देश भर में जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल से जुड़े लोग हैं, बहुत परेशान हैं जिस तरह से कोलकाता में हादसा हुआ है। और महिलाएं हमारी असुरक्षित हैं वो एक मामला है, लेकिन ऐसे मामले रोज़मर्रा सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देश की बात में तुरंत लौटते हैं। देश की बात में बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों के आरक्षण कानून के तहत सूची तैयार की जाए। कोर्ट ने अभ्यर्थियों की तरफ से दायर याचिका पर फैसला देते हुए यूपी सरकार से कहा कि मेरिट में आने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में रखते हुए सूची तैयार की जाएगी। कोर्ट ने शासन से 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि जो अध्यापक इससे प्रभावित होंगे उन्हें सत्र लाभ दिया जाएगा। क्या बीजेपी को नया अध्यक्ष जल्द मिलने की तैयारियां तेज हो रही हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक कल दोपहर 2 बजे से बीजेपी कार्यालय में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। बैठक में 2 मुद्दे अहम हैं, राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के कराए जाते हैं। संभावना है कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया
दिसंबर तक पूरी हो जाएगी और नए अध्यक्ष का चुनाव उसके बाद होगा। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वे केंद्र में मंत्री भी बनाए जा चुके हैं। एक व्यक्ति एक पद के अनौपचारिक नियम से ऐसी संभावना है कि उनकी जगह दूसरा पार्टी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो बांग्लादेश के हालात का भारत पर क्या असर हो रहा है? 3 बीघा कॉरिडोर के एक गोल चक्कर से भारत का भी ट्रैफिक गुजरता है और बांग्लादेश का भी। यहाँ पर भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहते हैं और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के भी। यहाँ मौजूद हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार का कहना है कि इस जगह पर दोनों देशों का कानून चलता है। जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसे 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं। ये बड़ी ही दिलचस्प जगह है और शायद दुनिया में ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर आपको कम ही देखने को मिले। मेरे बाएं और दाएं साइड में इंडिया है और मेरे सामने और पीछे बांग्लादेश है। और ये जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक कॉरिडोर है जो भारत सरकार ने, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस समय ये कॉरिडोर दिया गया है बांग्लादेश को मेन लैंड को कनेक्ट करने के लिए उनके इनक्लेव से। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पीछे का जो इलाका है जो अभी आप देख रहे हैं वो टुक टुक आता हुआ, वो बांग्लादेश की गाड़ी है। वो एक इनक्लेव है जो 19 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इलाका है। और ये बांग्लादेश के लोग हैं जो मेनलैंड बांग्लादेश जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर पे ढाका है। ये इन गाँव में रहते हैं बांग्लादेश के लोग। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये बांग्लादेश की हैं। ये बांग्लादेश के लोग हैं जो बांग्लादेश में जा रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो ईस्ट से वेस्ट जो गाड़ियाँ जा रही हैं दोनों साइड, वो बांग्लादेश की गाड़ियाँ हैं। और जो नॉर्थ से साउथ गाड़ियाँ जा रही हैं वो इंडिया की गाड़ियाँ हैं। ये बांग्लादेश की गाड़ियाँ हैं, देखिए, जो बांग्लादेश से निकल के बांग्लादेश में जा रही हैं। ये बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं जो बांग्लादेश अपने घर को जा रहे हैं। और ये इंडियन सिटीजन्स हैं जो नॉर्थ से साउथ जो रोड जो आप देख रहे हैं ये चौराहा है। इस चौराहे की बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे दोनों देश का कानून जो है वो लागू होता है एक तरीके से। अगर मैं यहाँ कानून का उल्लंघन करता हूँ तो दिलचस्प पहलू इसका ये है कि क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ तो मेरे ऊपर भारतीय कानून लागू होगा। वहीं अगर इस जगह पे कोई कानून का उल्लंघन करता हुआ बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर बांग्लादेश का कानून लागू होगा। ये बांग्लादेश के वो जो एनक्लेव है, जो एक लैंडलॉक्ड इलाका है जो चारों तरफ जिसके भारत है, वहाँ से निकल के ये मेनलैंड बांग्लादेश में जा रहे हैं। और उनको ये पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज जो है यहाँ आने के लिए इन्हें किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और इन्हें ये पैसेज कुछ कंडीशंस के साथ दिया हुआ है जिसमें कि इन्हें अनइंटरप्टेड यहाँ से जाने दिया जाएगा। इनकी कोई फ्रिस्किंग नहीं होगी। इसीलिए आप देखिए बीएसएफ की तैनाती होती है यहाँ पे। बीएसएफ यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है भारत की तरफ से। और बीजेबी है जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, वो आपको उस इलाके में जो थोड़ा मैं अगर आपको कैमरे के नज़र से दिखाऊं तो उस इलाके में वहाँ पे बीजीबी के गार्ड्स होते हैं जो कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश हैं। ये अभी टेक्निकली भारतीय ज़मीन पे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ आने के लिए न किसी तरह के दस्तावेज़ की ज़रूरत है, न कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत है। इन्हें ये एक सेफ पैसेज मिला हुआ है कि ये भारत के सरजमी से होते हुए अपने उस इनक्लेव में जा सकते हैं जो कि 19 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे 3 बीघा कॉरिडोर से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी के लिए। राजस्थान के उदयपुर से खबर आ रही है। उदयपुर में एक छात्र को दूसरे छात्र ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद नाराज लोगों ने आधा दर्जन गाड़ियों में आग लगा दी। दोनों छात्र अलग अलग संप्रदाय के हैं। इस घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। घटना की जानकारी होते ही दुकानें बंद हो गईं। उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। और वाकई में चिंताजनक तस्वीरें, क्योंकि उदयपुर एक टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटन का अहम स्थल है और इस तरह की घटना अगर हो रही है तो चिंताजनक है। बहरहाल देश की बात में इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं 7 बजे हमारा कार्यक्रम विकास भदौरिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।